प्रोजेक्ट को लेकर के कई सारे मिथक और कई सारे अफवाह और कई सारी बातें बनी रहती हैं कि कैसे चयन करना है या क्या मानदंड होने चाहिए चयन करने की। देखिए, मैं अपने अकॉर्डिंग कुछ आपको मानदंड बताऊंगा और ये केवल जो मैं सब्जेक्ट ऑप्शनल पढ़ाता हूं चूंकि उसके संदर्भ में नहीं होगा, यह सभी सब्जेक्टों के संदर्भ में होगा। तो मैं तटस्थ होकर के यहां बात बताने वाला हूं, आपको जो भी बताऊंगा। देखिए, तो मैं कुछ जो मानना है, हो सकता है आप मेरे से एग्री करें अथवा एग्री नहीं भी कर सकते हैं आप। तो मेरा मानना क्या है, तो प्रथम आप जो ध्यान रखें, सबसे पहला मानदंड ये होना चाहिए आपका कि आपकी थोड़ी सी रुचि होनी चाहिए उस सब्जेक्ट में। रुचि का मतलब क्या, कि आपको पढ़ते समय मन होना चाहिए कि मैं इसको पढूं, मैं जानूं, मैं समझूं। क्योंकि एक लंबा वक्त आपको ऑप्शनल के साथ देना होता है और कम से कम ग्रेजुएशन लेवल से थोड़ा ऊपर का आपको इसमें पढ़ना होता है कोई भी चीज़। हालांकि मैं इससे एग्री नहीं करता हूं कि ग्रेजुएशन से थोड़ा और लेवल का जो सब्जेक्ट आपको लगे हुए हैं उसमें डीप नॉलेज होना चाहिए अच्छे से, जितना आपको पेपर में आवश्यक है उतना ही। और उससे ज़्यादा डीप ऐसा नहीं कि ग्रेजुएशन में जो सब कुछ पढ़ा जाता है वह आप उस सब्जेक्ट को लेकर के पढ़ें, ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है। जो आपके सिलेबस में निर्धारित है उन सभी यूनिट्स को, टॉपिक्स को आप बेहतर से गहराई में जाकर के अध्ययन करें। और ये गहराई कैसे मालूम चलेगी कि कितना डीप पढ़ना है, तो इससे यह आपको विगत वर्षों के जो क्वेश्चन आए हुए हैं मेंस में उनके पैटर्न से मालूम चलेगा। तो पहला मैंने आपको एक मानदंड बताया यहां कि रुचि को जरूर ध्यान में रखना है कोई भी सब्जेक्ट हो। तो प्रथम मानदंड ये हुआ। द्वितीय मानदंड क्या है, मैं जो लगता है कि द्वितीय मानदंड क्या होना चाहिए आपका, आप यह देखिए कि उस सब्जेक्ट के जो अंक हैं वो स्थिर रहते हैं। स्थिर रहने से अभिप्राय क्या है, कि क्या होता है कि कोई कोई सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसका किसी वर्ष तो 280 90 300 के करीब आ जाता है और वहीं दूसरे वर्ष 200 नंबर आ रहा है, फिर 280 आ रहा है, फिर 230 आ रहा है। तो ये कुछ सब्जेक्टों के साथ होता है। तो इस प्रकार के सब्जेक्टों का चयन ना ही करें तो ही ठीक है। अब जैसे तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे सब्जेक्टों का चयन नहीं करना है। तीसरा मानदंड क्या होना चाहिए, तीसरा मानदंड जो मैं मानता हूं कि आपका जो गाइडेंस है वो होना चाहिए। तो जिस भी सब्जेक्ट का, और मैं सबसे प्रमुख से ही मानता हूं, अपनी जर्नी से सीखा जो मैंने, कि जितना बेहतर आपके पास गाइडेंस हो उसी अकॉर्डिंग ऑप्शनल चुने आप। जैसे कि यदि आपको कोई भी सब्जेक्ट है उसका टीचर आपके पास है, आपसे रोज रेगुलर कॉल पर बात कर रहा है, और मतलब आपको जरूरत पड़ रही है, तो हालांकि जरूरी नहीं है कि रोज ही करे, लेकिन आपको जरूरत पड़ रही है तो वो आपको हेल्प कर रहा है, आपके आंसर भी डेली चेक कर रहा है, आपसे बात कर रहा है, आपको प्रॉपर बेहतरीन नोट्स दे रहा है। ये सभी यदि आपके पास चीज है, चूंकि पेपर में तो कंटेंट ही आपका जाएगा, तो कॉपी चेक करने वाला, आंसर राइटिंग कराने वाला, गाइड करने वाला, नोट्स आपका बेहतर बनवाने वाला टीचर आपका होना चाहिए और जो आपका नियमित आपके साथ कार्य करे, ऐसा गाइडेंस होना चाहिए। कोई भी ऑप्शनल होना, यदि गाइडेंस बेहतर है, कृष्ण है यदि आपके पास, अर्जुन के पास यदि कृष्ण है, तो जीत सुनिश्चित है, क्योंकि कृष्ण को केवल जीत से मतलब है और यहाँ ये भी कोई युद्ध है। तो अब ध्यान रखिएगा कि आपका गाइडेंस बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ऑप्शनल को लेकर के, क्योंकि आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है ये टीचर को बहुत अच्छे से मालूम होता है, और यदि वो आपके इसमें साथ रहता है तो आपका जर्नी थोड़ा आसान हो जाता है। ध्यान रखिएगा। तो मैंने क्या बताया, पहला बताया रुचि देखिएगा, दूसरा स्थिरता देखिएगा, तीसरा देखिएगा गाइडेंस देखिएगा। चौथा जो आपको देखना है यहाँ, वो देखना है कि सिलेबस कितना लेंदी है, यानी कि बड़ा है, या फिर कितना छोटा है, स्मॉल है। यहाँ आपको बताऊं कई सारे सब्जेक्ट हैं जो लेंदी भी हैं और कई सारे छोटे हैं, तो आपको ये देखना है कि छोटा सब्जेक्ट कौन सा है, उसको लेकर के आपको बात करनी है कि वो सब्जेक्ट आपको कितना छोटा सिलेबस है उसका। इससे क्या होगा, छोटे से यह होगा कि जब आपको पेपर प्रीलिम्स हो जाएगा या कभी भी आपका प्रीलिम्स निकल जाता है, तो आप रिवीजन शीघ्र उसका कर पाए, 10-15 दिन में आप अच्छे से रिवीजन कर पाए उसका। तो ये ध्यान रखना है आपको कि रिवीजन के उद्देश्य से छोटा सिलेबस हो। तो ये चार बहुत महत्वपूर्ण मानदंड हैं। यदि ये चार मानदंड आपके पास हैं तब आपको उसी किसी भी सब्जेक्ट को चयन कर लेना चाहिए। क्योंकि मैं संस्कृत पढ़ाता हूं तो मैं आपको बताऊं कि संस्कृत में क्या ये चारों मानदंड होते हैं या नहीं होते हैं। देखिए, ये तो ठीक नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं, संस्कृत का यह है
कि जो पहला है कि रुचि का विषय। तो यदि आपकी इस प्रकार की रुचि है, चूंकि मुझे बताना है कि संस्कृत जो ले रहे हैं तो वो ध्यान रखें कि रुचि इसमें कैसे है। तो इसमें रुचि वाला मैटर यह है कि आपको ये ध्यान, इसमें नई नई चीजों को पढ़ने को मिलता है। कैसे कि जैसे कि दंडी ने लिखा अपना 10 कुमार चरितम, तो उन्होंने कैसे इस समाज के बारे में बताया, और ये कई बार प्रश्न आया है मेंस में कि कैसे समाज के बारे में बताया। तो यहाँ ये है कि हर 1-2 दिन में सब्जेक्ट चेंज होते रहता है, तो आपका इंटरेस्ट बना रहता है। क्योंकि थोड़ा थोड़ा सभी विषयों का लगा हुआ है संस्कृत में, तो ये इंटरेस्टिंग हो जाता है। दूसरा, यहाँ व्याकरण भी है, यहाँ साहित्य भी है, यहाँ दर्शन भी है। तो ये सभी चीजें जो हैं, ये सभी भारतीय संस्कृति, संस्कार, पुरुषार्थ, धर्म, तो ये ज्वलंत मुद्दे होते हैं, तो इसमें मन लगा रहता है लोगों का। तो ये रुचिपूर्ण विषय है। यदि आप इस प्रकार के जानने के बारे में चाहते हैं कि आपको संस्कृत साहित्य का नॉलेज हो और आप जानना चाह रहे हैं, तो संस्कृत आपके लिए बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। और इसमें बैकग्राउंड की ज्यादा कोई महत्ता होती नहीं है, आपको बताऊं, क्योंकि सब कुछ नया से तैयार करना होता है। और वो सभी, हालांकि बैकग्राउंड लाभ करता है इसमें, लेकिन बिना बैकग्राउंड वाला ऐसा नहीं है कि इसमें अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकता है। मेरे अभी तक जो अनुभव रहे हैं और मेरे विद्यार्थी रहे हैं, उनसे मुझे यही अनुभव हुआ है कि जो संस्कृत से नहीं था बैकग्राउंड, वो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो ये अच्छा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोरे घड़े में पानी भरना मेरे लिए आसान हुआ, लेकिन जिसमें पहले से थोड़ा सा संस्कृत भरा हुआ है, उसका संस्कृत पहले तो घड़े से निकालना पड़ेगा पानी, फिर भरना पड़ेगा। ये बहुत टाइम लगता है, और जरूरी नहीं है मैं सभी का पानी निकाल पाऊं। क्यों? क्योंकि आप जान ही रहे हैं, क्योंकि सभी लोग नहीं समझते हैं। अब आपको बताएं, तो ये मेरा अनुभव रहा है। तो रुचिकर है संस्कृत, फर्स्ट बात, और काफी रुचिकर है मुझे लगता है। ऐसे जैसे साहित्य वैसे भी रुचिकर होते हैं, चाहे वो हिंदी साहित्य हो, संस्कृत हो, या कोई भी साहित्य हो, क्योंकि चूंकि उसमें कहानी वगैरह ये सभी चीजें बनी रहती हैं। द्वितीय मैंने बताया था स्थिरता। यदि आप विगत संस्कृत ऑप्शनल को लेकर के देखें, तो इसमें आप कुछ भी लिखे आइएगा, आप सामान्य पढ़ लीजिए संस्कृत को, सेल्फ से ही पढ़ के देख लीजिए और लिखा आइएगा, आपको 220-200 नंबर के करीब मिल जाएगा। बस यहीं के बाद जर्नी स्टार्ट होती है। संस्कृत में इससे ऊपर यदि नंबर आपको लाना है, 300, 320-30 के करीब, तो आपको यहाँ किसी प्रॉपर गाइडेंस में चलने की जरूरत है, बेहतर नोट्सों की जरूरत है, बेहतर आंसर राइटिंग की जरूरत है, और सबसे इंपॉर्टेंट है आंसर राइटिंग। पढ़ना, कंटेंट तैयार हो जाने के बाद भी आंसर राइटिंग यदि आपके पास नहीं है तो बहुत मुश्किल है। और इसलिए इसमें ये सभी चीजें, आंसर राइटिंग को लेकर के, इन सभी चीजों को लेकर के मैं तैयार स्वयं करवाता हूं। तो ये आपको ये भी एक यहाँ लाभ हो सकता है। तो दूसरा क्या है? स्थिरता, यानी कि जो रिजल्ट पिछले वर्षों का रहा है, आपने पवन सर का देखा होगा रिजल्ट, और भी कई लोगों के ऐसे रिजल्ट आए हुए हैं। तो और भी कई लोग ऐसे, मेरे भी कई सारे विद्यार्थी, इस बार भी कई विद्यार्थियों ने मैंने लिखा है, उनका रिजल्ट आने वाला है। तो इन सब में स्थिरता रहती है, ध्यान रखिएगा। तो स्थिरता बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा मैंने बताया आपको कि इसमें क्या होना चाहिए कि एक छोटा सिलेबस होना चाहिए। तो आपको बताऊं, संस्कृत से छोटा सिलेबस मुझे नहीं लगता है किसी अन्य ऑप्शनल का होगा, और होगा तो अच्छी बात है, हो भी सकता है। बट संस्कृत का काफी छोटा सिलेबस है इसमें के, जैसे कि आपको बताऊं, भाषा विज्ञान एक यूनिट है, उसमें केवल मेरे 60-65 पेज का नोट्स है, उसको भी केवल अच्छे से तैयार कर लें, और उसका यदि 10-12 पेज में शॉर्ट नोट्स बना लें तो 50 नंबर का आपका तैयार। ऐसे ही संस्कार वाली यूनिट है जिसमें लगभग 100 पेज का मेरा नोट्स है, और उसका भी 100 शॉर्ट नोट्स 15-20 पेज में बना लिया जाए तो ये बहुत आसान है। यानी कि, और क्या है कि यहाँ एक परफेक्ट श्लोक लगे हुए हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, 90 श्लोक लगे हुए हैं, जिसमें से 150 अंक का पेपर में आना है। उन 90 श्लोकों को अच्छे से पढ़ लीजिए तो 150 अंक का आपका आ जाएगा। मैं सेकंड पेपर की बात कर रहा हूँ, जिसमें यूनिट क्रमांक 5, 7 और 8 की बात कर रहा हूँ। इन तीनों को मिलाकर के मैं 90 श्लोक कह रहा हूँ, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें छोटा सिलेबस भी है, स्थिरता भी है, और गाइडेंस जो मैंने कहा। तो देखिए, मेरा अभी तक सभी बच्चों को यही गाइडेंस रहा। मैं कई बार उनके कमेंट भी आपको शेयर करते रहता हूँ कि गाइडेंस मेरा ये है कि मेरे कई सारे टॉपर्स जो रहे हैं, या पवन सर जैसों के भी उत्तर भी मेरे पास हैं, मॉडल आंसर जो रहे हैं, मेरे जो अच्छे स्टूडेंट रहे हैं उनके आंसर, इन सभी के आंसर में दिखा करके आपकी आंसर राइटिंग इंप्रूवमेंट के लिए वीकली टेस्ट रखता हूँ। प्रॉपर में 80 क्लास में आपका सिलेबस कवर कराता हूं एक एक चीज का। दूसरा, मैंने जो नोट्स बना रखा है वो आंसर फॉर्मेट में बना रखा है, जो कि आपको आंसर फॉर्मेट में कितने में आंसर लिखना है, कितना शब्द लिखना है, कितने मिनट में क्या कैसा, इस हिसाब से बना रखा है। उससे भी खास बात यह है कि मैंने आधुनिक संदर्भों से संस्कृत को रिलेट किया है, इंटरलिंकिंग मैंने किया है यहाँ।
फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बताता हूँ, यहाँ कई बार मैंने ये उदाहरण वैसे भी बताए होंगे कि जैसे आपको बताऊं कि भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार का मूल क्या है? इच्छा, हमारी धन की अति इच्छा, लालच। ईसावासुपनिषद में कहा गया है, ईसावासुपनिषद में कहा गया है, मां गृधा कश्चित धनम, किसी दूसरे के धन की लालसा मत करिए। तो भ्रष्टाचार का यहाँ निवारण दिखाई दे रहा है। हम संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, अतिदोहन कर रहे हैं, जल का अतिदोहन कर रहे हैं, पर्यावरण का अतिदोहन कर रहे हैं। वहां आता है तेन त्यक्तेन भुंजी था मां गृधा कश्चित धनम। आज हम द्वंद्वों से फंसे हुए हैं, कई सारे द्वंद्व हैं, हम समझ नहीं पा रहे हमें क्या कैसे करना चाहिए। गीता में आत्म प्रबंधन की शिक्षा, इंद्रिय निग्रह की शिक्षा, ये इंपॉर्टेंट हो सकती है यहाँ। ऐसे ही कौटिल्य अर्थशास्त्र के महत्व को यदि हम देखते हैं वहां, तो कौटिल्य अर्थशास्त्र है, यह कई सारे आधुनिक संदर्भों को, जैसे कि सुशिक्षित राजनेता की परिकल्पना, ऐसे कई संदर्भों में, तो आधुनिक संदर्भों में लेकर के इन चीजों को मैं समझाता हूं। और यही बहुत अच्छा है कि आपने देखा होगा मेरे विद्यार्थियों के कमेंट वगैरह बात भी कर सकते हैं आप, तो यह है। तो ये गाइडेंस भी प्रॉपर आपके लिए रहता है। तो टोटल मिलाकर के मेरा चर्चा का संदर्भ यही था आज आपसे कि संस्कृत ऑप्शनल है, जिसमें स्थिर सिलेबस भी है और रैंक नंबर भी रह रहे हैं, और गाइडेंस भी आपका मेरा आध है ही, और फीस भी मैंने अन्य कोचिंग संस्थान से न्यूनतम आधी करके रखी है। और तो वहनीय भी है और स्थिरता भी है इसमें, छोटा सिलेबस तो है ही जो कि आप देख ही रहे हैं। और टोटल मिलाकर के 1500-1600 पेज का नोट्स है, उसको ही आपको पढ़ना है। उसी से लगभग 450 अंक का आपका 500 अंक का पेपर आ रहा है। मैं 500 अंक का तो नहीं कहूंगा, हर बार 450 अंक के करीब आप देख सकते हैं कि नोट्स से डायरेक्टली आता है संस्कृत की। यही इसकी अच्छी बेहतर है यह सब्जेक्ट। तो ये आपने देखा, तो इन्हीं सभी के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। और मित्रों, और भी जो भी आपके प्रश्न है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आगे उनको भी लूंगा। तो मित्रों, आज की क्लास में इतना ही। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे इसी प्रकार के जो भी आपके प्रश्न हों संस्कृत को लेकर के या अन्य ऑप्शनल को लेकर के, तो मुझसे